तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पिछले क्लासेस में ये बतलाया गया था कि हम लोग का जो भारत है, तो भारत का अगर हम लोग जब भौतिक प्रदेश देखते हैं यानी कि फिजिकल इसका डिवीज़न देखते हैं, तो इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तरी विशाल मैदान है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद थार मरुस्थल के बारे में आगे पढ़ेंगे, और फिर तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, और एक लास्ट द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये जो 6 गो टॉपिक है, इन 6 टॉपिक पढ़ने के बाद जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत भारत का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पता होना चाहिए कि भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे अगर बड़ा कोई भौतिक प्रदेश है तो वो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो भारत का जो भौतिक प्रदेश हम लोग देखे, 6 ठो हिमालय पर्वत दिखे, विशाल मैदान दिखे, प्रायद्वीपीय भारत दिखे, थार मरुस्थल पढ़ेंगे, इसके बाद द्वीप समूह पढ़ेंगे, तटीय मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पुराना जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत ही है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें यानी कि टोटल एरिया की, तो वो आपका लगभग 16 लाख किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये सबसे प्राचीनतम है और सबसे बड़ा ये भौतिक प्रदेश है। ये किसका अवशेष है? तो ये आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की अगर आकृति देखिए तो वो आपका आकृति कैसा है, तो वो आपका त्रिभुजाकार है या फिर मेजाकार है। अगर हम लोग ये भारत का ये एक छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैप में हम लोग देखते हैं कि ये जो भाग है, दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाले भाग में इस तरह से आपका ये प्रायद्वीपीय भारत पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत का देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल देखिए हम लोग, तो ये वाला इलाका को बोलते हैं दक्कन पठार, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्कन पठार। इसके अलावा यहाँ पे है आपका मालवा का पठार, यहाँ है आपका बुंदेलखंड का पठार, यहाँ है आपका बघेलखंड का पठार, यहाँ पे आपका है छोटानागपुर का पठार। इसके जस्ट यहाँ पे है आपका एक पठार जिसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, यहाँ पे है आपका मेघालय का पठार, और ठीक इधर में देखिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाता है कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये सभी जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा हो गया? तो ये आपका त्रिभुजाकार हो गया। ये पूरे सबसे प्राचीन भाग यही है, और इसका टोटल एरिया की बात कीजिएगा तो आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। आगे देखिए, अभी बताया गया था कि ये जो है आपका अवशेष है गोंडवाना लैंड का। हम सभी को पता है कि पृथ्वी जब हम लोग प्राचीन समय में देखते हैं तो अभी जो 7 गो महाद्वीप है, सभी अलग अलग है। पहले सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिनको पेंजिया कहा जाता था। अभी जितने महाद्वीप अलग अलग है, पहले सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिनको पैंथलासा कहा जाता था। पेंजिया का भी 2 गो भाग था। ऊपर वाले भाग को अंगार लैंड कहा जाता था, जबकि नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। और बीच में ये जो एरिया है, इस वाले भाग को बोला जाता था 33 सागर। और इसी 33 सागर जहाँ पे है, ठीक यहीं पे आपका जो है वो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत दिखाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत दिखाया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ परिचय के बारे में बता दिया गया। अब देखिए, अगर हम लोग मैप की बात करें तो अभी बताया गया था आपका कि ये जो हम लोग भारत का मैप देखते हैं, अभी जो बताया गया था ना मैप, रुकिए ज़रा सा, ये जो मैप बताया गया कि ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से लेके इस वाले एरिया तक फैला हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है आपका प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है, ये, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है। अगर इस प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग बात करें तो इधर में इस वाले भाग में जो है वो आपका पूर्वी तट मिलता है, जबकि इस वाले भाग में आपका पश्चिमी तट मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट ये वाला भी ऊंचाई क्षेत्र है, और ये भी पूर्वी घाट भी है। तो पूर्वी घाट ऐसा, ये आपको पश्चिमी घाट, उसके बाद यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद इधर ये पूर्वी घाट। तो इधर भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इधर भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बीच में आपका समतल भूमि है, इसको बोलते हैं पठार, ठीक है। तो ये भारत का मैप में इस तरह से है। तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरबियन सी है, यहाँ पे आपका पूर्वी घाट है, ये ऊंचा उठा हुआ है। इधर ये पश्चिमी घाट है अरबियन सी की ओर। यहाँ बीच में जो ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पठारी भाग, ठीक है। तो ये मैप से समझ लीजिएगा।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेनिनसुलर इंडिया में ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड, और ये एल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी बताया गया था ये किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। और यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस, इग्नियस यानी कि आर्कियन चट्टान मिलता है। यहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक चट्टान भी देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो पहला है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसको मिडिल हाईलैंड कहते हैं। दूसरा है आपका दक्कन का पठार जिसको दक्कन प्लेटियो कहते हैं। और तीसरा है आपका मेघालय एवं कार्बी एंडलोंग का पठार। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका मिडिल हाईलैंड यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है आपका दक्कन प्लेटियो यानी कि दक्कन का पठार, और तीसरा है आपका मेघालय एवं कार्बी एंडलोंग का पठार। ये क्या क्या कहा जा रहा है वो आप एक बार देख लीजिए, इसको हम लोग समझेंगे ऐसा। ये वाला जो पूरा रीजन है नीचे वाला, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को लोग बोलते हैं दक्कन का पठार, पहला भाग हो गया। इसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा जो रीजन है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। नीचे वाले भाग को क्या बोल दिए, तो नीचे वाले भाग को बोल दिए हम लोग दक्कन का पठार, पहला भाग। यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है ये भाग को हम बोलते हैं आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि। जबकि इधर 2 ठो जो आपका पठार है आपका मेघालय और कार्बी वाला, इन दोनों को अलग से बोलते हैं हम लोग मेघालय एवं कार्बी एंडलोंग का पठार। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है इसको टोटल 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो है आपका ये था ना, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में किसको किसको शामिल किया जाता है वो देखिए। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहले ये जो है आपका मालवा का पठार, इसको शामिल करते हैं। यहीं पे आपका है बुंदेलखंड का पठार, इसको शामिल करके पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका बघेलखंड का पठार। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो आपका एक छोटानागपुर का पठार है, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है दंडकारनीय, यहाँ पे दंड होगा, ये दरकारनीय नहीं होगा बल्कि दंडकारनीय होगा। दंडकारनीय पठार को ही काला हांडी ये भी कहा जाता है। उड़ीसा का देखो जो आपका दंडकारनीय पठार है ये इसका विस्तार उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, और इसको उड़ीसा में जो है वो काला हांडी कहा जाता है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार और दंडकारनीय का पठार जो कि काला हांडी कहलाता है ये आएगा। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग मालवा के पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो मालवा का पठार क्या है उसके बारे में देखिए। मालवा के पठार के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्रिटेशियस कालीन लावा चट्टानें मिलती है। तो यहाँ पे लावा चट्टान मिलेगा आपका मालवा के पठार में, और वो लावा का जो चट्टान है वो कब का बना हुआ मिलेगा, तो आपका क्रिटेशियस काल का बना हुआ मिलेगा। तो क्रिटेशियस कालीन लावा की चट्टानें यहाँ पे मिलती है। तो क्रिटेशियस पीरियड लावा रॉक्स आर फाउंड। इसके बाद देखिए जब हम लोग पृथ्वी में देखते हैं कि पृथ्वी में पहले डायनासोर का भी अस्तित्व था। तो अर्थ पे डायनासोर का जो अस्तित्व था यानी कि डायनासोर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, वो आपका क्रिटेशियस काल में ही देखने को मिलते हैं। और फिर क्रिटेशियस काल में ही आपका बहुत ज़्यादा लावा उद्वेलन वगैरह होता है। फिर हम जानते हैं कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराती है, और उसके बाद अर्थ में जो है एक बहुत बड़ा सा मतलब कि लावा का उत्थान होता है, और सारे यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं सारे जीव जंतु, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी जो है कमी हो जाता है अर्थ पे। क्रिटेशियस काल में हम लोग देखते हैं कि लावा अब जो है उत्थान होता है। तो लावा जहाँ जहाँ पे उत्थान हुआ वहाँ पे अपर्दन क्रिया और अपक्षय क्रिया के बाद वहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो जिस क्षेत्र में लावा का उद्वेलन या फिर लावा का उत्थान हुआ है उस सभी क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी अपर्दन और अपक्षय प्रक्रिया के बाद। ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मालवा का पठार का अगर हम लोग एक्सटेंशन देखें कि मालवा का पठार ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हम लोग देखते हैं ये आपका है राजस्थान में और ये आपका मध्य प्रदेश में। तो मालवा का पठार जो है वो आपका राजस्थान में और आपका मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मालवा का पठार। ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में ही मालवा के पठार को हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। अगर हम लोग मालवा पठार में प्रमुख नदियों की बात करें तो वो आपका है चंबल नदी, शिप्रा नदी, काली सिंध, इंदौर, भोपाल, सांची, उज्जैन, ये सभी है। ठीक है ना।
अब देखिए चंबल नदी के बारे में जानते हैं कि चंबल नदी जो है वो आपका गली इरोजन करता है, यानी कि अवनाली का अपर्दन करता है, जिसके कारण से एक ये बैडलैंड यानी कि उत्खात भूमि का निर्माण करता है। और फिर इसी उत्खात भूमि में जब आपका भूमि वगैरह मतलब कि वन लग जाता है, जंगल वगैरह आ जाता है, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका बीहड़, और ये बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होता है। तो यहीं पे जो है चंबल के डाकू वगैरह रहा करते थे। तो चंबल नदी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं चंबल के डाकू। ठीक है ना। आगे देखिए मालवा का पठार, ये था आपका, जिसका एक्सटेंशन राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसके बाद सेकेंड नंबर पठार की बात करते हैं, वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। और जो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि आग्नेय और आपका कायांतरित जो है चट्टान वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड के पठार का अगर हम लोग एक्सटेंशन देखें तो आपका यूपी और एमपी में है, और आपका मालवा का पठार एमपी और राजस्थान में था, जबकि बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी में है। यहाँ अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो आपका केन नदी, बेतवा नदियाँ, ये सभी जो नदी है केन और बेतवा, ये इस पठारी क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी कि बुंदेलखंड के पठार से। ठीक है। इसके अलावा देखिए बुंदेलखंड के पठार के अलावा आप एक और पठार के बारे में याद रखिएगा, जो है आपका बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार के बारे में भी देखिए। और ये जो बघेलखंड का पठार है, इसका विस्तार आपका उत्तर प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो यूपी और एमपी में तो आपका बुंदेलखंड का भी पठार है, यूपी में और एमपी में आपका बघेलखंड का भी पठार है। ठीक ना। छत्तीसगढ़ में आपका छोटानागपुर का भी पठार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और छोटानागपुर का पठार आपका झारखंड में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। और आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब हम लोग छोटानागपुर पठार की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अपलिफ्टेड पाट रीजन देखने को मिलता है, पाट भूमि। और पाट भूमि का जो अधिकांश भाग मोर देन 70% वो छत्तीसगढ़ में है, और मात्र 30% जो है वो आपका झारखंड में देखने को मिलता है। तो ये था आपका बघेलखंड का पठार के बारे में। बघेलखंड के पठार में देखिएगा तो यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। तो बघेलखंड चट्टान में पठार में जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। यहाँ पे सोन नदी, गोपद नदी, जोहिला, ये सभी, और साथ ही साथ जो छोटी महानदी ये यहाँ से प्रवाहित होती है। तो सोन, गोपद, जोहिला, छोटी महानदी यहाँ से प्रवाहित होती है। और इन सभी नदी घाटियों में आपका गोंडवाना चट्टानों का जो है कोयला देखने को मिलता है। हम सभी को पता है कि जो है वो आपका गोंडवाना कोयले का जो वितरण है वो आपका नदी घाटियों में देखने को मिलता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका सबसे पहले जो है वो आर्कियन चट्टान बना। आर्कियन का जो अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम का अपर्दन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम का ये अपर्दन और निक्षेपण के बाद बनता है आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान के बाद बहुत समय के बाद जो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखते हैं, उसके बाद आपका है एलुवियल मिट्टी, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं, एलुवियल चट्टानों के बारे में, है ना। बेसिकली गोंडवाना तक ही जानते हैं, एलुवियल भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं। नवीन जलोढ़तम मृदाएँ। ये था आपका बघेलखंड का पठार, ये आपका यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वो है आपका छोटानागपुर का पठार। और इस छोटानागपुर के पठार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे झारखंड। तो ये झारखंड में नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत इसका एक्सटेंशन आपका छत्तीसगढ़ में, थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है छोटानागपुर का पठार का। और ये सभी जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। आगे देखिए खनिजों की दृष्टि से ये बहुत संपन्न है, यानी कि बहुत ही रिच है। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि जर्मनी में हम लोग एक प्रदेश देखते हैं रूर, एक क्षेत्र है रूर, जहाँ से बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह मिलता है, तो इसको भारत का रूर कहा जाता है छोटानागपुर के पठार को। आगे देखिए भूगर्भीय दृष्टिकोण से, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ये काफ़ी ज़्यादा विविधतापूर्ण है, यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसके बाद देखिएगा तो ये आपका झारखंड का मैप बनाया हुआ है। बीच में ये आपका रांची का पठार है, यहाँ पे ऊपर में हजारीबाग का पठार है, ठीक है ना, ऊपर में हजारीबाग का पठार, नीचे में रांची का पठार, ये हम लोग जानते हैं। इधर आपका ये पाट रीजन है, ठीक है, ये आपका उत्तरी बाहरी पठार है, ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार है, ठीक है। यहाँ पे आपका दामोदर और ब्राकर बेसिन है, और यहाँ पे ये आपका जो है संथाल प्रज्ञा उच्च भूमि है। उत्तरी बाहरी पठार का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे कई सारा एरिया देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपका गढ़वा उच्च भूमि, यहाँ पे पलामू उच्च भूमि, यहाँ पे छतरपुर का मैदान मिलता है, यहाँ पे चतरा का पठार मिलता है, यहाँ पे गिरिडीह का पठार मिलता है, यहाँ पे कोडरमा का पठार मिलता है। इन सभी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपका रांची हजारीबाग का पठार, नीचे में रांची का पठार मिलता है, यहाँ पे ऊपर में बराकर बेसिन, यहाँ पे दामोदर बेसिन मिलता है, ये आपका पाट रीजन है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा तो इधर ये वाला इलाका यहाँ पे है सिंहभूम सियर जोन वाला इलाका मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो इधर आपका ये
मतलब उत्तरी कोयल का बेसिन, इधर आपका शंख नदी का बेसिन, दोनों को मिलाकर सिमडेगा का पठार कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसी में ही आपको देखने को मिलता है आपका पोरहाट वाला क्षेत्र, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद कोल्हान उच्च भूमि देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका पंच परगना का मैदान, जिसको संजय और खरकई का मैदान भी कहते हैं, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे स्वर्णरेखा का मध्य जो है वो घाटी वाला क्षेत्र मिलता है। स्वर्णरेखा का निचली घाटी क्षेत्र, जिसको सिंहभूम सियर जोन बोलते हैं, या फिर सिंहभूम प्लेटियो नहीं बल्कि इसको सिंहभूम सियर जोन बोलते हैं। और यहाँ पे एक पेटी देखने को मिलता है, बहुत लंबा पेटी है, जहाँ पे जो आयरन ओर का सीरीज देखने को मिलता है। इसके साइड में देखिएगा तो आपका दालमा पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे में आपका देखिएगा तो ढालभूम या फिर धनझोरी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये पॉइंट आपको झारखंड वाले में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है क्या क्या बताएं हमसे। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। आगे देखिए, जो आपका जो पाट क्षेत्र है वो आपका उत्तरी क्षेत्र है, और यहाँ पे जो लेटेराइट का निक्षेप देखने को मिलता है पाट क्षेत्र में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लातेहार का टोरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के कि रांची का एक नगरी कटक है, नगरी कटक से उत्तर से निकलता है आपका उत्तरी कोयल, और दक्षिण से निकलता है सिंहभूम नदी। ये इधर स्वतंत्र रूप से जाकर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। सिंहभूम सियर जोन है, ये आपको इसको धारवाड़ रॉक भी कहते हैं। यहाँ पे आयरन ओर का सीरीज देखने को मिलता है। दामोदर नदी भी क्या, पूरा झारखंड के टोटल 8 नदी तंत्र में जो है आपका गोंडवाना कोयले का निक्षेप देखने को मिलता है। ऊपर में ये आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, इसको राजमहल उच्च भूमि के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ तक तो आपको अब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जब भी मैप बनाइएगा तो इस सभी मैप को वहाँ पे दर्शाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग पाट क्षेत्र की बात करें तो पाट क्षेत्र में कई तरह का आकृति मिलता है, जैसे कि आपका प्लेट्यू है, बूटे है, मिसा है। बूटे की बात कीजिएगा तो ऐसा पतला निकलेगा, मिसा की बात कीजिए हल्का सा चौड़ा मिलेगा, और प्लेट्यू की बात कीजिए तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा मिलेगा। बस यही अंतर है। ठीक है, कोडरमा का पठार के बारे में देखिए। कोडरमा का पठार ये एल्सो पार्ट ऑफ छोटानागपुर पठार है, प्लेट्यू, और यहाँ से अभ्रक यानी कि माइका का ये रिजर्व देखने को मिलता है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए छोटानागपुर के पठार के बारे में, 2-4 गो लाइन। ठीक है, और देखिए छोटानागपुर के पठार के बाद एक और पठार आता है, वो है आपका दंडकारनीय का पठार। और दंडकारनीय का पठार जो है वो आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत झारखंड में भी देखने को मिलता है दंडकारनीय का पठार। लेकिन अगर हम लोग मेनली बोले तो वो आपका मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, दंडकारनीय का पठार। दंडकारनीय का जो पठार है यहाँ पे आपका सघन वनों का क्षेत्र है, यानी कि डेंस फॉरेस्ट का रीजन है, ये क्षेत्र है। दंडकारनीय का जो पठार है यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो उसका नाम है आपका इंद्रावती नदी। क्या नाम है, तो इंद्रावती नदी नाम है। आगे देखिए, जो आपका दंडकारनीय का जो पठार है यहाँ से उड़ीसा में देखो तो उड़ीसा में इसी पठार का जो विस्तार है, इसी को हम लोग जो है वो कालाहांडी पठार कहते हैं। तो जो आपका दंडकारनीय का पठार है, जिसको मेनली जो है आपका छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ से इसी का विस्तार जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है, और उड़ीसा में इसका नाम जो है वो आपका कालाहांडी देखने को मिलता है। ठीक है, और वो जो कालाहांडी का पठार है, इसको यहाँ पे बॉक्साइट का डिपोजिशन मिलता है, यानी कि बॉक्साइट यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में देखने को हम सभी को मिलता है। तो ये हो गया आपका दंडकारनीय का पठार। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ लिए इसके बारे में। देखिए हम लोग कि ये जो है आपका ये वाला पहला नंबर ये हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन सा, तो हम लोग जो है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ लिया, यानी कि इतना सभी के बारे में पढ़ लिए हैं। पहला हम लोग मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार और आपका दंडकारनीय का पठार, जो कि आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेघालय और आपका एनालॉन्ग का पठार के बारे में। तो मेघालय और एनालॉन्ग पठार के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो दक्कन के पठार के बारे में अलग से जानेंगे। तो पहले अब हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, और ये क्या है, तो ये ऐसा है मेघालय और आपका कार्बी एनालॉन्ग का पठार। उसके बाद नीचे हम लोग लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दक्कन का पठार के बारे में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में 3 तरह से इसको डिवीज़न किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग मेघालय एवं कार्बी एनालॉन्ग का पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो है सेपरेटेड बाय मालडा फॉल्ट, किसके द्वारा ये अलग हो रहा है, तो मालडा फॉल्ट के द्वारा ये अलग हो रहा है। अगर हम लोग छोटानागपुर के पठार की बात करें, जैसे कि आपका है ये है आपका जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपका यहाँ पे है, ये है आपका मालवा, ये आपका बुंदेलखंड, ये आपका बघेलखंड, ये आपका छोटानागपुर का पठार, ये आपका दंडकारनीय का पठार। इतना हो गया। ये जो छोटानागपुर का पठार है, छोटानागपुर का पठार और इधर पे आपका है मेघालय का पठार, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है इसको बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं मालदा गैप।
तो ये यहाँ पे मालदा फॉल्ट यानी मालदा गैप के द्वारा ये अलग होता है। भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन ये अलग किससे होता है तो आपका मालदा फॉल्ट यानी कि मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। यहाँ पे देखो गोंडवाना चट्टानों से कोयला हम लोगों को मिलता है, ये हम सभी को पता है, गोंडवाना चट्टानों से कोयला मिलता है। आगे देखिए, जब हम लोग मेघालय की बात करेंगे ना, तो मेघालय में 3 गो पहाड़ी मिलता है, एक है आपका गारो, एक है खासी, एक है जयंतिया। गारो में जो पहाड़ी है वहाँ पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं नोकरेक चोटी। क्या बोलते हैं? नोकरेक चोटी। और ये जो है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स। तो गारो हिल्स का ये हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची जो है वो चोटी है। इसके बाद हम लोग गारो के बाद आते हैं, एक पहाड़ी है उसका नाम है खांसी। और खांसी पहाड़ी में दिखिएगा तो यहाँ पे एक चोटी मिलता है जिसको बोलते हैं शिलोंग चोटी। क्या बोलते हैं? शिलोंग चोटी। और ये मेघालय की सबसे सर्वोच्च जो चोटी है, ये गारो हिल्स की सर्वोच्च चोटी थी और ये आपका मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद देखिएगा जो खांसी का जो श्रेणी है, खांसी पहाड़ी जस्ट नीचे में एक इलाका मिलता है आपका मौसिनराम, और मौसिनराम में आपका सर्वाधिक जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है ना। ये आपका हो गया गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में हम सभी को देखने को मिलता है, गारो खासी जयंतिया। इसके बाद देखिएगा आप मेघालय जस्ट बगल में आपका असम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका एक पठार देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कार्बी एनलोंग का पठार। क्या बोलते हैं? कार्बी एनलोंग का पठार। और कार्बी एनलोंग का पठार में एक पहाड़ी देखने को मिलता है, उस पहाड़ी का नाम है उत्तरी कचार पहाड़ी। तो उत्तरी कचार पहाड़ी ये जो है कार्बी एनलोंग पठार में ही देखने को मिलता है। इस वाले पठार को पूरे को हम लोग बोलते हैं मालवा का पठार। क्या सॉरी, ये मेघालय का पठार। क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पूरे को मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार में 3 गो पर्वत श्रेणी मिलेगा, एक है गारो, एक खांसी, एक जयंतिया। गारो में एक चोटी मिलेगा नोकरेक, खांसी में एक चोटी मिलेगा शिलोंग, और खांसी के जस्ट नीचे में मिलेगा मौसिनराम जगह। उसके बाद जयंतिया पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है मेघालय पठार के बाद जो है कार्बी एनलोंग का पठार आता है, जिसमें एक पहाड़ी है, वो है उसका नाम है उत्तरी कचार पहाड़ी। क्या है? तो उत्तरी कचार पहाड़ी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एक कोई प्लेट्यू है, यानी कि कोई पठार है, पठार में अगर बीच में दरार पड़ जाता है तो वहाँ पे फिर गैप बन जाता है, वही फॉल्ट कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये देखिए आपका, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो मध्य उच्च भूमि हो गया, यहाँ पे आपका दक्कन का पठार हो गया, यहाँ पे आपका मेघालय और जो है वो जो है मेघालय और आपका कार्बी एनलोंग का पठार हो गया। इन दोनों को जो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, वो कौन करता है? तो आपका राजमहल गैप, या फिर इसी को बोलते हैं आपका मालदा गैप। राजमहल गैप कोई नहीं, मतलब मालदा गैप के द्वारा ही अलग होता है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, मालदा गैप से। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार मेघालय के पठार से, और जो आपका कार्बी एनलोंग के पठार से किस गैप के द्वारा अलग होता है? तो आप लोग जानते हैं आपका मालदा गैप के द्वारा। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, मान लीजिए पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या है? तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, और इधर आपका ये बर्मा प्लेट है। तो प्रायद्वीपीय भारत और बर्मा प्लेट कैसे अलग हो रहा है? तो आपका मालदा गैप के द्वारा अलग हो रहा है। छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है, इधर आपका मेघालय पठार, और ये जो कार्बी एनलोंग जो है ये सभी आपका किस पठार का? तो हम लोग जानते हैं ये भी बर्मा प्लेट का ही भाग है। तो यहाँ से भी याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो देखिए इधर से आपका एक नदी निकल के आ रही है, वो आपका गंगा नदी, इधर से आ रही है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये सभी जानते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है होगी आपका, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है, कौन सा सेपरेट कर रही है? तो वो आपका मालदा गैप के द्वारा अलग कर रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत को अलग करती है कार्बी एनलोंग के पठार से, मतलब मेघालय और कार्बी एनलोंग के पठार से, जो कि बर्मा प्लेट का ही भाग है, वो आपका मालदा गैप के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक पता होना चाहिए। अगर हम लोग मालदा की बात करें तो मालदा जो है वो आपका एक मेघालय में एक क्षेत्र है मालदा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो है वो 2 ठो पढ़ लिए हैं। 2 ठो कौन कौन पढ़ लिए इसके बारे में हम लोग, ये जो है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि ये पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो मेघालय और कार्बी एनलोंग के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग दक्कन का पठार के बारे में पढ़ते हैं, दक्कन का पठार। और ये भी आपको बहुत पता होना चाहिए अच्छी तरीके से दक्कन का पठार के बारे में। दक्कन के पठार के बारे में देखिए, दक्कन का जो पठार है इसके बारे में बताया जाता है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला जो है, वो आपका दक्कन के पठार में ही देखने को मिलती है। तो दक्कन के पठार में ही अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये आपका प्राचीनतम वलित पर्वत है।
नवीन अगर वलित पर्वत की बात करें तो आपका हिमालय ही हो जाएगा, जबकि प्राचीनतम वलित पर्वत की बात करें तो आपका यानी कि ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। और अगर न्यूली फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो आपका हिमालय हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग देखें कि आपका यहाँ पे देखे थे ना कि मालवा के पठार में आपका लावा जो चट्टानें मिलेगी, लावा कालीन चट्टानें मिलेगी जो आपका मिलती है, क्रीटेशियस कालीन लावा की चट्टानें मिलेगी। बुंदेलखंड के पठार में हम लोग देखें कि यहाँ पे आपका आग्नेय और कायांतरिक चट्टान मिलेगा। इसके अलावा जो बघेलखंड का चट्टान है, यहाँ पे बघेलखंड के पठार में आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी। उसी तरह हम लोग देखिए छोटानागपुर का पठार है, यहाँ पे आपको सारा पहाड़ राजमहल वगैरह देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलता है पाट क्षेत्र में। इसके बाद दंडकारनी के पठार के बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग जो मेघालय और कार्बी एंगलोंग के बारे में पढ़े, जहाँ पे आपको बहुत सारा पठारी मिलेगा, आपको गारो, खासी, जयंतिया और उत्तरी कचार पहाड़ी। इसी तरह जब हम लोग दक्कन का पठार के बारे में पढ़ते हैं तो दक्कन के पठार में भी एक पर्वतमाला मिलता है जिसको बोलते हैं अरावली, और ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है ना। इसका जो निर्माण है वो आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम में हुआ। कब हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ है। और ये जो है आपका अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। ये आपका जो है ये अपना पूर्ण रूप में नहीं मिल रहा है, अभी कटा छटा रूप में देखने को मिलता है, अवशेष के रूप में जो बचा हुआ है, यानी कि ये आपका अवशिष्ट पर्वत का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है वो आपका इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान और आपका जो मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतिक चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका राजस्थान का मैप बना हुआ है। राजस्थान के बारे में, राजस्थान के मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो है ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली हुई है। यहाँ पे आपका चंबल नदी फ्लो हो रही है, हम लोग जानते हैं। ये जो पूरा है आपका ये क्या है? आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक ना। अरावली पर्वत श्रृंखला में ये नीचे में दिखेगा, यहाँ पे बीच में एक पर्वत चोटी है जिसको बोलते हैं नाम पहाड़ चोटी, यानी कि शेख हिल। और यहाँ पे एक चोटी है और एक यहाँ पे भी चोटी है, और इस चोटी का जो नाम है आपका माउंट आबू है। तो माउंट आबू हिल स्टेशन यहीं पे है। हम लोग जानते हैं ना कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट आबू है। और माउंट आबू इसका जो है यहाँ पे स्थित है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में क्या स्थित है? तो नाम पहाड़ चोटी स्थित है। ठीक है। यहाँ पे एक और नीचे है ये पहाड़ी है, उसको बोलते हैं पालनपुर का पहाड़ी, जो कि गुजरात में है। और पालनपुर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। और माउंट आबू जो हिल्स है वो आपका कहाँ पे है? तो आपका चोटी जो है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला में है, और वो सबसे अरावली का सबसे ऊंचा है। इसके अलावा देखिएगा यहीं पे एक चोटी और देखने को मिलता है, हम लोग देखते हैं गुरु शिखर चोटी। क्या देखते हैं? गुरु शिखर चोटी। और ये जो गुरु शिखर चोटी इसका हाइट देखिएगा 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर। और ये मध्य भारत व राजस्थान सहित अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा सॉरी हम गलत बता दिए। माउंट आबू चोटी अरावली की सबसे ऊंची नहीं है, बल्कि गुरु शिखर जो चोटी है वो ऊंची है। ये मान लीजिए ना ऐसा है, अरावली के बारे में बताया गया है ऐसा। यहाँ पे आपका माउंट आबू हिल स्टेशन है। क्या है? माउंट आबू हिल स्टेशन है। यहाँ पे एक चोटी मिलता है, उसको बोलते हैं गुरु शिखर चोटी। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर चोटी, जो कि 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। और ये मध्य भारत का और राजस्थान के सहित, यानी कि मतलब समझो ना कि अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। इसके अलावा ऊपर में देखिएगा यहाँ पे एक आपका चोटी मिलता है, उसको बोलते हैं नाम पहाड़ चोटी। क्या है? नाम पहाड़ चोटी। तो ऐसा याद रखिएगा। ठीक है। नीचे में आपका जो है वो पालनपुर का जो पहाड़ मिलता है गुजरात में। इसके अलावा दिल्ली में आपका जो है रायसीना का पहाड़ मिलता है, रायसीना का। इसके अलावा हरियाणा में एक पहाड़ मिलता है जिसको बोलते हैं दोसी पहाड़। तो हरियाणा में भी एक पहाड़ मिलता है जिसको बोलते हैं दोसी पहाड़। तो ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों में कौन डिफरेंस करता है? तो आपका जो है वो अरावली पर्वत ही करता है। पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर चंबल नदी बहती है और यहीं पे जो है बिहार वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया था। तो आई होप जो हम आपको ये जो पठारी वाला क्षेत्र है ये हम आपको समझा पाने में जो है वो कामयाब हो गए। तो पठार के बारे में आपको हम समझा दिए अभी, और पठार के बारे में आपको हम क्या क्या समझाएं तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जाने कि इसके बारे में जो है इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, एक आपका दक्कन का पठार, एक आपका मेघालय एवं कार्बी एनलॉन्ग का पठार। मध्यवर्ती पठार में हम लोग देखे 4-5 ठो, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार और दंडकारनी का पठार। इसके अलावा हम लोग देखे जो आपका है मेघालय और कार्बी एनलॉन्ग का पठार पढ़े, फिर हम लोग दक्कन का पठार के बारे में पढ़े, और दक्कन के पठार में हम लोग खास करके अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो है ये आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, मतलब इसी का जो है अगला पार्ट देखते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। देखो हम लोग जब बात करते हैं ना इसकी, तो
जो आपका बघेलखंड का पठार है वहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। क्या मिलती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और जो आपका दक्कन का पठार है यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला मिलती है। क्या मिलती है? अरावली पर्वतमाला मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आपका नया पर्वत आता है विंध्याचल पर्वत के बारे में। अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो जो मेन जो आपका पर्वत चोटी है या फिर पर्वत है, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला आपका कि विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत, तो ये रहा आपका विंध्याचल पर्वत। इसके बारे में बताया गया कि भ्रंश कगार के रूप में लैक ए स्कार्प फोल्ड। आप जा रहे हो, अचानक आपको इसे कगार के रूप में नीचे अचानक जो है वो हाइट नीचे उतरा, तो ये आपका कगार बन गया। क्या बन गया? कगार। ये ऊपर से अचानक नीचे गिरा ना, अगर यहाँ से अगर कोई नदी बहेगी अचानक नीचे आएगी तो यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण करेगी। तो सिंपल सी बात है भैया, विंध्याचल पर्वत भी आपका भ्रंश कगार के रूप में देखने को मिलता है। ये देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे। ये आपका है भ्रंश कगार, ऊपर से जा रहा अचानक नीचे की उतरना पड़ा, नीचे उतरेगा तो इसको बोलते हैं भ्रंश। ये घाटी बन गया है। ऊपर में ये पर्वत का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं भ्रंशोष्ठ पर्वत, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। उसके बाद नीचे में फिर उतरेगा तो आपको ये भ्रंश घाटी बनेगा, तो भ्रंश घाटी यानी कि रिप्त घाटी बनेगा। रिप्त घाटी का एग्जाम्पल है आपका ताप्ती नदी के द्वारा बनता है जो, और ऊपर में आपका भ्रंश कगार है फिर से। तो यही कि सिलसिला चलते रहेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे भ्रंश कगार बनेगा, यहाँ पे भ्रंश पर्वत वगैरह का निर्माण होता है, यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है नदियों वगैरह के द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल है ताप्ती नदी, और इसका एग्जाम्पल है आपका जो है सतपुरा पर्वत। तो सतपुरा जो पर्वत है वो आपका भ्रंशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, यानी कि अचानक से उसका हाइट जो है वो कम हो जाता है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए हम लोग तो इसमें आपका 2-3 गो लाइन बताया गया है, और ये लाइन क्या है ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि एक देख लीजिए, ये आपका एक पर्वत श्रृंखला है, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, नीचे आपका सतपुरा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। नीचे में एक नदी बह रही है, इसको बोलते हैं हम लोग ताप्ती नदी, और बीच में यहाँ पे एक नदी बह रही है, इसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के नीचे है, और ताप्ती नदी जो है वो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे में है। तो यहीं पे जो आपका ये ताप्ती भ्रंश भी बनता है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़े, तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पे मिलेगा वो हमेशा याद रखिएगा। जब आप भारत का मैप बनाइएगा ना इस तरह से, भारत का मैप, तो भारत का मैप में ही ऊपर में आपका विंध्याचल पर्वत मिलेगा, नीचे में सतपुरा का पर्वत मिलेगा, इसके बीच में एक नदी बह रही है उसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा नदी, और नीचे में आपका बह रही है ताप्ती नदी, जिसके द्वारा ताप्ती भ्रंश का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट में देखिए, नोट में करके लिखा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक से दरार पड़ता है। तो प्लेट टेक्टोनिक जब होता है ना, प्लेट विवर्तनिका, इससे दरार पड़ता है, और ये भ्रंश कगार कहलाता है। तो दरार पड़ने से जो भाग नीचे गया उसको वहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और जो भाग ऊपर रह गया उसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। तो ये दरार पड़ गया, दरार कैसे पड़ता है भाई? तो प्लेट टेक्टोनिक होने के कारण दरार पड़ता है, तो जो ऊपर वाला भाग रह जाता है उसको बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत बन जाता है, क्योंकि ऊपर उठ गया तो उसका पर्वत बन गया ना वो, और जो नीचे चल गया वो आपका घाटी बन गया, या फिर आपका भ्रंश बन गया, तो उसको बोलते हैं भ्रंशोत्थ, उसका क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण किसी भी पठार में दरार पड़ता है, तो दरार पड़ता है तो अचानक टूट के वो एक भाग ऊपर रह जाता है, एक भाग नीचे चला जाता है। तो जो भाग ऊपर रह गया मतलब कि ऊपर हो गया, पहाड़ बन गया वो, तो उसको बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, और जो भाग नीचे चला गया उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, है ना, यहाँ की यानी कि वहाँ पे घाटी का निर्माण हो गया। तो देखते हैं हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जस्ट नीचे में आपका मिलता है सतपुरा पर्वत श्रृंखला, ये भी हमसे याद रखिएगा। राजस्थान में आपका अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगा, फिर देखिएगा नीचे में आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मिलेगा, उसके नीचे में आइएगा तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला मिलेगा, और विंध्याचल और सतपुरा के बीच में आपका एक नदी फ्लो होता है उसको बोलते हैं नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के द्वारा आपका एक भ्रंश का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं नर्मदा भ्रंश। तो हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसा देखिए, ऐसा तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सतपुरा पर्वत। यहाँ पे एक भ्रंश पड़ गया उसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा भ्रंश। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और भ्रंश पड़ गया, तो इस वाले भ्रंश को बोलते हैं हम लोग जो है वो ताप्ती भ्रंश। क्या बोलते हैं? ताप्ती भ्रंश। ताप्ती भ्रंश या फिर ताप्ती घाटी बोल देंगे। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नर्मदा भ्रंश या फिर नर्मदा घाटी बोल देंगे, क्योंकि घाटी का निर्माण हो गया ना, फिर नीचे में भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। ऊपर जो पर्वत रह गया उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत। तो यहाँ पे आपका एक विंध्याचल पर्वत रह गया ऊपर, और एक रह गया आपका सतपुरा पर्वत, ये दोनों जो है वो
भ्रंशोस्त पर्वत का ही एग्जाम्पल है। तो भ्रंशोस्त पर्वत समझ में आ गया, प्लेट टेक्टोनिक से दरार पड़ेगा तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे रह जाएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया गया है कि लैक ए स्कार्प फोल्ड, यानी कि तुरंत ये स्कार्प हो गया, फॉल्ट हो गया अचानक। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की सीमा बनाता है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है ये आपका उत्तरी और जो है दक्षिणी भारत का सीमा बनाता है, यानी कि ये विंध्याचल पर्वत है, इसके ऊपर में उत्तरी और इसके नीचे में दक्षिणी भारत आता कहलाता है। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा, डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। इसका अगर एक्सटेंशन देखिएगा जो है विंध्याचल पर्वत का, तो आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक जो है वो आपका विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत पूरा ऐसा एक्सटेंशन में फैला हुआ है, यहाँ पे आपका राजस्थान है, यहाँ पे आपका बिहार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है, इसलिए इसको ऊपर वाले भाग को उत्तरी मतलब कि भारत और नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात में विंध्याचल पहाड़ी को ही हम लोग जोबेट हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जोबेट या फिर जोबट हिल कहते हैं। और हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल, देखो विंध्याचल पर्वत का अगर हम लोग हाईएस्ट पीक की बात करें तो वह है आपका गुडविल पीक। कौन सा है? तो गुडविल पीक है। तो गुडविल पीक जो है वो आपका विंध्याचल श्रेणी का ही जो है वो आपका बड़ा भाग है, मतलब सॉरी, विंध्याचल जो है पर्वत है उसी का जो है सबसे ऊंचा चोटी है। कौन? तो गुडविल पीक, गुडविल पीक। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो आपका राजस्थान से लेके जो है वो आपका बिहार के सासाराम तक है फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ से। यहाँ तक हो गया है। आगे देखिए, अगर हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अगर देखें हम लोग पर्वत, तो पर्वत जो है वो आपका बहुत सारा है। कैसे कैसे? देखिए, 3 को पर्वत मेनली है, वो आपका एक है आपका, एक पर्वत का नाम है भारवेर श्रेणी, दूसरा का कैमूर श्रेणी, तीसरा का पारसनाथ श्रेणी। तो पारसनाथ श्रेणी जो आपका गिरिडीह में देखने को मिलती है, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो बताया ना कि ये ऐसे बताया, देखो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये मान लीजिए पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। क्या? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये जो है ये आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। इसमें बहुत सारा पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है हम लोग को। एक पर्वत श्रेणी जो मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं भारवेर श्रेणी। एक मिलता है आपका भारवेर श्रेणी के अलावा एक मिलता है आपका कैमूर श्रेणी, और एक मिलता है आपका पारसनाथ श्रेणी। ये सभी जो है विंध्याचल पर्वत में ही देखने को मिलते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ लिए। हम लोग जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत और जो आपका सतपुरा पर्वत है ये सभी जो है वो आपका भ्रंशोस्त पर्वत का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के कारण ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो भ्रंशोस्त पर्वत कहलाएगा, और नीचे जो भाग दब गया उसको बोलते हैं वहाँ पे जो है वो भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं विंध्याचल पर्वत और सतपुरा जो पर्वत, इन दोनों के बीच में एक भ्रंश मिलता है उसको बोलते हैं नर्मदा भ्रंश, और सतपुरा भ्रंश के मतलब सतपुरा पर्वत के नीचे में एक भ्रंश मिलता है उसको बोलते हैं ताप्ती भ्रंश। तो यहाँ तो समझ में आ गया। देखो क्या बोलना चाहते हैं हम, देखो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी है। हम लोग जानते हैं कि ये आपका उठा हुआ भाग है। क्योंकि उठा हुआ भाग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्लेट टेक्टोनिक कारण ऊपर उठ गया भाग और एक भाग जो है नीचे गिर गया। नीचे जो भाग गिर गया ये वाला भाग नीचे ये जो है गड्ढा हो गया। क्या हो गया? गड्ढा हो गया। यहाँ पे भी गड्ढा हो गया, यहाँ पे घाटी बन गया। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसको बोलते हैं सतपुरा पर्वत श्रेणी। दोनों जो है वो आपका भ्रंशोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे घाटी बन गया, यहाँ पे और यहाँ पे भी घाटी बन गया। इस वाले घाटी को यहाँ से जो है वो नर्मदा घाटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी क्रॉस होती है इसी घाटी से। नीचे में एक और घाटी बनता है, इस घाटी से आपका ताप्ती नदी क्रॉस होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ताप्ती घाटी कहते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा भ्रंश घाटी बहता है, तो हम लोग जानते हैं नर्मदा भ्रंश है और यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला के नीचे में यानी कि दक्षिण में कौन सा भ्रंश घाटी देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ताप्ती भ्रंश देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका राजस्थान से ये सासाराम तक फैला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा श्रेणी मिलता है, भारवेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और पारसनाथ श्रेणी भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब ये तो था आपका विंध्यन का बात। अब हम लोग सतपुरा का बात थोड़ा सा कर लेते हैं, सतपुरा के बारे में। तो सतपुरा भी ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन का यानी कि ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है। ये नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य में बहता है। कैसे बोले हम? देखिए
ये है आपका, ये है आपका ताप्ती भ्रंश, ठीक है, ये आपका ताप्ती भ्रंश, ये है आपका नर्मदा भ्रंश। यहाँ पे एक आपका माउंटेन देखने को मिलता है, क्या माउंटेन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सतपुरा। ऊपर में भी एक माउंटेन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं विंध्यन, ठीक है। जय श्री राम। तो ये बोला गया कि नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच में बहता है। तो ऊपर में नर्मदा ताप्ती है, सॉरी ऊपर में नर्मदा भ्रंश है, नीचे में जो है वो आपका ताप्ती भ्रंश है। इन दोनों के बीच में आपका क्या मिल रहा है, तो आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी मिल रहा है। और ऊपर में आपका क्या मिल रहा है, तो ऊपर में आपका जो है वो ये मिल रहा है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। बस यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो ये है सतपुरा है, सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो जैसे भी हम उसके बारे में बताए थे कि वो आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है वो आपका भारत से, मतलब ये बिहार झारखंड से, मतलब ये राजस्थान से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो आपका राजस्थान से लेकर जो है वो आपका बिहार तक फैला हुआ है। तो ठीक ये भी आपका बहुत आगे तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए ये आपका है क्या, पूरा है सतपुरा पर्वत श्रृंखला। सतपुरा में एक यहाँ पे पहाड़ी मिलता है जिसको बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी, क्या बोलते हैं, राजपीपला पहाड़ी। और यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक पहाड़ी मिलता है जिसको बोलते हैं ग्वालीगढ़ श्रेणी, क्या बोलते हैं, ग्वालीगढ़ श्रेणी। और ये भी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये आपका राजपीपला श्रेणी मध्य प्रदेश में, ग्वालीगढ़ श्रेणी आपका महाराष्ट्र में। इसके अलावा देखिएगा तो एक आपका है महादेव श्रेणी यहाँ पे मिलता है, और ये जो महादेव श्रेणी है ये भी यहाँ पे मिलता है। और आगे में जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो है मैकाल श्रेणी देखने को मिलता है। तो चार को यहाँ पे भी याद रखिएगा। मैकाल श्रेणी जो है ये आपका, ये देखिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है। और यहाँ से आपका जो है सोन नदी जो है वहाँ से क्रॉस होती है, सोन नदी निकलती है मैकाल पर्वत से। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से ही जो आपका सोन नदी निकलती है। इसके बाद आपका जो महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी का यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी चोटी, जो कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ी चोटी है, जो कि कितना है 1350 मीटर है। इसके बाद देखिएगा ये है आपका कौन, तो ये है आपका मैकाल श्रेणी, ये है आपका महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी में ही आपका धूपगढ़ी चोटी आता है 1350, ये सतपुरा का सबसे अधिक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आता है आपका ग्वालीगढ़ का चोटी, क्या है, ग्वालीगढ़ का चोटी, ठीक है। इसके बाद जो आपका महादेव का चोटी है, यहाँ पे एक महादेव का जो पर्वत श्रेणी, यहाँ पे एक महादेव चोटी मिलता है। और यहाँ पे आपका पश्चिमी हिल स्टेशन मिलता है। यहाँ पे पंचगढ़ एक यहाँ पे प्लेस है जिसका नाम क्या है, तो पंचगढ़ी हिल स्टेशन। तो ये जो है ऊपर में एक आपका धूपगढ़ी चोटी मिल रहा है, इधर के ओर में आपका पंचगढ़ी हिल स्टेशन मिल रहा है, जिसको सतपुरा की रानी कहते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया है। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि सतपुरा की अगर पहाड़ी देखें तो हम लोग सबसे पहले सतपुरा की पहाड़ी में हम लोग जानते हैं सबसे पहला पहाड़ी आता है आपका राजपीपला पहाड़ी, दूसरा है आपका ग्वालीगढ़ पहाड़ी श्रेणी या पहाड़ी, तीसरा है आपका महादेव का पहाड़ी, चौथा है मैकाल का पहाड़ी। ये चारों है। मैकाल का ही सबसे ऊंचा जो चोटी है वो आपका अमरकंटक चोटी, क्या है, अमरकंटक चोटी। और इसी अमरकंटक चोटी से ही आपका सोन नदी देखने को मिलती है निकलते हुए, ठीक है ना। अमरकंटक चोटी यहाँ पे है। तो मैकाल पर्वत में आपका एक चोटी है अमरकंटक चोटी, और आपका जो है तो महादेव श्रेणी में भी एक चोटी है जिसको बोलते हैं धूपगढ़ी चोटी, जो कि सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको हम लोग देखते हैं कि आपका महादेव श्रेणी में ही आपका पंचगढ़ी हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है, जिसको सतपुरा का रानी भी कहते हैं। ये देखिए सोन नदी ऊपर से बहता है, जबकि नर्मदा नदी हल्का सा नीचे से बहता है। ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो सतपुरा का भी हम लोग चार गो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलती है, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। अब जो है हम लोग पर्वत श्रृंखला के बारे में सब कुछ पढ़ लिए हैं। पर्वत श्रृंखला के बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन अब इस बार एग्जाम में पूछा गया था, जेपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए ये जो है आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी घाट से, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। पश्चिमी घाट के बारे में देखिए, पश्चिमी घाट के बारे में ये आपका भ्रंश कगार के रूप में फैला हुआ है। अगर इसका एक्सटेंशन देखिएगा पश्चिमी घाट का, तो वो आपका गुजरात के खानदेश से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, टोटल 6 गो राज्यों में। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, केरल, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है। पश्चिमी घाट में आपका आग्नेय चट्टान और आपका कयांतिक चट्टान देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ये आपका पूरा इसका पूरा जो है ये पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ है 6 राज्यों में। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ना आपका ना
ये देखिएगा ना, एक को बोलते हैं हम लोग, जो देखिए ऐसा पश्चिमी घाट है, पहला आपका है सह्याद्री, सह्याद्री है। दूसरा है आपका अन्नामलाई श्रेणी। तीसरा है ये वाला आपका कार्डमम श्रेणी। यहाँ पे एक आपका है, ये है आपका, ये देखिए इसको याद करिए, ऐसे ऐसे है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पालनी श्रेणी। क्या बोलते हैं? पालनी श्रेणी। ये है आपका पालनी श्रेणी। ये वाला जो है ये आपका हिल स्टेशन है, जिसको बोलते हैं कोडाई कनाल हिल स्टेशन। क्या बोलते हैं? तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो इसको बोलते हैं पलनी श्रेणी। क्या बोलते हैं? पलनी श्रेणी बोलते हैं। इसको नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डमम श्रेणी या इलायची श्रेणी बोलते हैं। इसके ऊपर आ जाएगा आपका अन्नमलाई रेंज या श्रेणी। इसके ऊपर आ जाएगा आपका सह्याद्री श्रेणी। क्या आ जाएगा? सह्याद्री श्रेणी। तीन को समझ में आ गया? तीन और ये चार को नाम याद हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपका ऐसे है, इसको बोलते हैं नीलगिरी श्रेणी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी श्रेणी। और इसी में एक आपका चोटी है, जिसको बोलते हैं डुड्डा बेटा चोटी, जो कि 2633 है। कितना है? 2633 है। तो पश्चिमी घाट में ही आपको टोटल के नाम याद रखना है, तो आपका ये चार को नाम याद रखना है। कितना नाम याद रखना है? तो चार को नाम याद रखना है। कौन कौन? एक आपका ये है आपका सह्याद्री, ये है आपका अन्नामलाई रेंज, ये है आपका कार्डमम या फिर इलायची रेंज, इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं पलनी श्रेणी। पलनी श्रेणी में आपका हिल स्टेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं कोडाई कनाल हिल स्टेशन। इसके बाद ये वाला जो है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नीलगिरी श्रेणी। और यहीं पे आपका डोडा बेटा चोटी मिलता है, जो कि है 2633 जो है 2633 मीटर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ मिलता है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं देश, इस वाले भाग को बोलते हैं मैदान, और इस वाले भाग को बोलते हैं मलनाड। तो मलनाड, मैदान और देश क्या क्या वो समझ गए हम। यहाँ पे देश, यहाँ पे मैदान, यहाँ पे मलनाड, ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका पश्चिमी घाट का कहानी। आई होप पश्चिमी घाट में अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में केवल याद रखिएगा, पहला सह्याद्री श्रेणी, उसके नीचे अन्नामलाई रेंज, उसके नीचे आपका जो है कार्डमम यानी इलायची रेंज है, उसके जस्ट बगल में पालनी श्रेणी है, उसी में एक आपका हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, उसके ऊपर जस्ट देखिएगा आप तो एक आपका आता है नीलगिरी श्रेणी, जहाँ पे डोडा बेटा चोटी मिलता है। और हम लोग जब हम लोग पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ नाम देखने को मिलता है, जैसे कि देश, जैसे कि मैदान और जैसे कि मलनाड। ये किसको कहते हैं वो हम लोग समझ गए हैं। ठीक है ना। और ये देश, मैदान उसन हम लोग क्यों बोले हैं? तो देखो, सतपुरा जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से सतपुरा जो पहाड़ी क्षेत्र से जो सटे हुए जो पठार है, पठार का नाम है देश, मैदान और मलनाड। तो देश, मैदान और मलनाड क्या है? ये तीनों पठार का नाम है। छोटा छोटा पठार है, छोटा छोटा। और ये जो है आपका सतपुरा पहाड़ी जो है, सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, इससे ये इन लोग दोनों, इन लोग सब कनेक्टेड है। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके अलावा कुछ कुछ चोटी का भी नाम याद कर लीजिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिएगा आप, तो ऊपर में ये वाला जो है आपका है सह्याद्री है, ये है आपका क्या? तो ये है आपका अन्नामलाई रेंज, और नीचे में आपका है कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स में कोई भी चोटी नहीं है। जबकि अगर हम लोग जो अगर इसकी बात करें, अगर ये अन्नामलाई की बात करें, तो अन्नामलाई श्रेणी में एक चोटी मिलता है, उसको बोलते हैं अनाई मूडी चोटी। क्या बोलते हैं? अनाई मूडी चोटी कहते हैं, जो कि 2695 मीटर है। इसके ऊपर जाइएगा तो जो आपका सह्याद्री है, सह्याद्री में दो गो चोटी है। एक चोटी का नाम है आपका कलसू बई चोटी। क्या बोलते हैं? कलसू बई चोटी, जो कि 1646 मीटर है। इसके अलावा एक आपका चोटी आता है महाबलेश्वर चोटी। तो ये महाबलेश्वर चोटी और कलसू बई चोटी, ये दोनों जो है सह्याद्री में है। अन्नामलाई चोटी जो है वो आपका अन्नामलाई रेंज में है। इसके अलावा आपका जो कार्डमम इलायची वाला जो है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो है वो आपका पलनी श्रेणी है, यहाँ पे जो है वो आपका डुड्डा ये नीलगिरी श्रेणी है। बस इतना पॉइंट याद रखना है, और इतना पॉइंट याद रखिएगा तो आपका जो है वो पश्चिमी घाट एकदम क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी घाट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो आप बनाने की स्थिति में रहिएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट में थोड़ा सा और भी हल्का सा पॉइंट दिया हुआ पश्चिमी घाट के बारे में, वो देख लीजिए कि पश्चिमी घाट से संलग्न गुजरात और महाराष्ट्र में देश कहा जाता है। देखो, पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ जो पठार है, जो कि आपका गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं देश। क्या बोलते हैं? देश। तो हम लोग देश, मैदान और जो मलनाड की बात करें, वो सतपुरा पहाड़ी जो है, सतपुरा श्रेणी से जुड़ा हुआ पठार है। ठीक ना। आगे देखिए, पश्चिमी घाट से संलग्न जो मलनाड है, वो पश्चिमी घाट से संलग्न इसको कहा जाता है कर्नाटक में। देखो, कर्नाटक में एक पठार मिलता है जो कि पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में मिलता है वो पठार, कर्नाटक में उसको बोलते हैं मलनाड, महाराष्ट्र और गुजरात में उसको बोलते हैं देश। ठीक है ना। और कर्नाटक में ही समरूप पठार को ही मैदान भी कहा जाता है। तो कर्नाटक में मलनाड और मैदान भी देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग देख लिए। ये है आपका सह्याद्री, ये है आपका अनाईमली रेंज, और ये है आपका क्या? तो ये है आपका कार्डमम मतलब कि रेंज। ठीक है, ये आपका देश, मैदान और ये आपका मलनाड हो गया।
तो हम लोग देश जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में, फिर मलनाड जो है वो आपका, मलनाड जो है वो मलनाड और जो है मैदान वो आपका कर्नाटक में कहा जाता है। तो ये आपका ये हो गया। आगे देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सदाबहार तथा पूर्वी ढालों पर आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे अगर ये हम लोग देखें पश्चिमी घाट का भी जो है ये मान लीजिए पूर्वी ढाल है, ये आपका पश्चिमी ढाल है। ऐसे पश्चिमी घाट होगा ना भैया, ऐसे ऐसे होगा ना भैया, ऐसे ऐसे। तो ये आपका पूर्वी ढाल हो गया, ये आपका पश्चिमी ढाल हो गया। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में क्या मिलेगा, तो पूर्वी ढाल में जो है वो आपका आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में सदाबहार वन मिलेगा। ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में आपका आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में आपका सदाबहार वन मिलेगा। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका नीलगिरी श्रेणी के बारे में, और नीलगिरी श्रेणी के बारे में हल्का सा पढ़ लीजिए कि नीलगिरी श्रेणी जो है वो आपका कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को। तो देखो ये आपका जो नीलगिरी श्रेणी है वो पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है। कौन? तो नीलगिरी श्रेणी। यहाँ पे एक जनजाति होती है जिसको बोलते हैं टोडा जनजाति, यहाँ पे निवास करती है। तो नीलगिरी श्रेणी में ही आपका टोडा जनजाति जो है वो निवास करती है। नीलगिरी श्रेणी में ही टोडा जनजाति निवास करती है, और नीलगिरी श्रेणी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। ये हम लोग पॉइंट समझ गए हैं। अब आइए पूर्वी घाट के बारे में। जैसे हम लोग पश्चिमी घाट में देखें सह्याद्री, अन्नामलाई और आपका कार्डमम हिल्स के बारे में और श्रेणी के बारे में, और वहाँ पे चोटी के बारे में पढ़े हम लोग। फिर हम लोग जो है वहीं पे हम लोग नीलगिरी श्रेणी के बारे में पढ़े। उसी तरह हम लोग पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी घाट जो है वो आपका प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। यहाँ पे यह अत्यधिक घर्षित है, यानी कि इरोडेड माउंटेन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कटा छटा में है। ये पूरा ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ऐसे है, मान के ऐसे है, और बीच में आपका ये कटा छटा ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो ये आपका कैसा है? तो ये आपका अत्यधिक घर्षित है, यानी कि इरोडेड है, माउंटेन है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की नदियों के द्वारा यह अपरदित होगी। तो पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियां हैं, हम लोग जानते हैं अधिकांश नदियां जो है वो जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका पूर्वी घाट से होते हुए निकलती है, और पूर्वी घाट से निकलती है। जैसे पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियाँ निकल रही है वो आपका पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है वो पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उसके कारण से ये जो है अपरदित हो जाता है, ये वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? तो ये बहुत ज़्यादा कटा छटा मिलेगा, ये सिंपल में नहीं मिलेगा। तो अगर पूर्वी घाट में अगर हम लोग देखें तो पूर्वी घाट में जो है आपका कई सारा पर्वत श्रेणी मिलेगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 ऐसे देख लीजिए, 6 को देख लीजिए आप। पहला जो श्रेणी है इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी श्रेणी, इसको बोलते हैं नन्नामलाई श्रेणी, इसको बोलते हैं नेलीकोंडा श्रेणी, इसको बोलते हैं पालकोंडा श्रेणी, इसको बोलते हैं जावेदी श्रेणी, इसको बोलते हैं सेवराई श्रेणी। इसके नीचे एक और श्रेणी है उसको बोलते हैं नीलगिरी श्रेणी। क्या बोलते हैं? तो नीलगिरी श्रेणी बोलते हैं। नीलगिरी रेंज श्रेणी जो है वो इसी को बोलते हैं, ताकि नीलगिरी श्रेणी जो है वो आपका फिर से यहाँ पे आ जाता है। तो नीलगिरी श्रेणी जो है वो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में हम लोग पढ़ेंगे नीलगिरी श्रेणी को। और इसमें जो देखेंगे आपका है महेंद्रगिरी, नन्नामलाई, नेलीकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेवराय और नीलगिरी पूर्वी घाट में भी पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है भाई, ठीक है ना। सिंपल सी बात एकदम याद रखिएगा। और जो आपका जो ये महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी श्रेणी जो है, इसी महेंद्रगिरी श्रेणी में एक चोटी मिलता है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी, मतलब कि महेंद्रगिरी चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी चोटी। तो अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपका है महेंद्रगिरी चोटी। क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी चोटी। इसके अलावा अगर हम लोग पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोले तो आपका है डोडा बेटा चोटी, जो कि नीलगिरी श्रेणी में ही आता है। और नीलगिरी श्रेणी आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आप डोडा बेटा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, या फिर आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है। तो वो भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, और पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती है। देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, देखो पूर्वी घाट जो है वो आपका ढलान है, पश्चिमी घाट जो है वो आपका थोड़ा सा ऊंचा वाला भाग है। तो इधर नदियाँ ऊपर की ओर नहीं जाती, जबकि नदियाँ नीचे की ओर जाती। इधर नदियाँ जो भी निकल रही है वो इधर की ओर बहेगी, इधर भी जो नदियाँ निकल रही है वो इधर ही बहेगी, क्योंकि ढलान है ना भाई। तो ये इस तरह जाती है। तो यहाँ से जो है आपका ये जो पूर्वी घाट है, इसको पूर्वी घाट को बहुत ज़्यादा कट छट कर दिया है। पूर्वी घाट जो है कट छट गया है, ये अत्यधिक घर्षित है, यानी कि इरोडेड माउंटेन है। और ये आपका प्राचीन वलित पर्वत ये भी है, लेकिन ये कटा छट्टा भाग में मिलेगा। तो ये बहुत सारा भाग में मिलेगा, महेंद्रगिरी, नन्नामलाई, नीलीकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेवराय, नीलगिरी, ये सभी में हम लोगों को देखने को मिलता है। और महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी में ही आपका जो है महेंद्रगिरी चोटी देखने को मिलता है, जो कि पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा चोटी है।
तो आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पश्चिमी घाट को भी पढ़ लिए, हम लोग पूर्वी घाट को भी पढ़ लिए। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा 6 गो राज्य आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी के बारे में पढ़े। यहाँ पे आग्नेय और कायांतिक चट्टान मिलता है, वो भी पढ़े हम लोग। यहाँ का जो चोटी है, यहाँ का चोटी अगर हम लोग देखें फिर से, तो पूर्वी घाट में आपका मिलता है आपका सह्याद्री, सह्याद्री के नीचे मिलता है अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी के मिलता है नीचे मिलता है आपका कार्डेमम श्रेणी, कार्डेमम श्रेणी के बगल में यहाँ पे मिलता है आपका एक है पालनी श्रेणी, पालनी श्रेणी में एक जगह मिलता है जिसको बोलते हैं कोडाई कनाल हिल स्टेशन, इसके ऊपर एक और श्रेणी मिलता है ऐसे, उसको बोलते हैं आप हम लोग क्या, तो नीलगिरी श्रेणी। और नीलगिरी श्रेणी जो है आपका पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखिए यहाँ पे आपका एक है देश, यहाँ एक है आपका मैदान, एक है आपका मलनाड, ये तीनों जो है ये छोटे छोटे पठार है जो कि सतपुरा से सटे हुए हैं। हम लोग देश जो है वो हम लोग कहाँ कहते हैं, तो हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात में कहते हैं। मैदान हम लोग, और मैदान और जो मलनाड है वो हम लोग कर्नाटक में कहते हैं। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। फिर हम लोग जाने कि जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है वो आपका वहाँ पे पूर्वी ढालों पे आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पे सदाबहार वन मिलेंगे। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखें, हम लोग देखें कि पश्चिमी घाट के बारे में, और पश्चिमी घाट के भी बारे में हम लोग देखें कि ये आपका जो है बहुत ही ज़्यादा कटा छटा है पश्चिमी घाट, ये नदियों के द्वारा, नदियों के कारण। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है आपका महेंद्रगिरी पर्वत है, उसके नीचे आपका नन्नामलाई श्रेणी है, उसके नीचे आपका नीलीकोंडा श्रेणी है, फिर नीचे में है पालकोंडा श्रेणी, फिर आपका जावेदी श्रेणी, फिर आपका है सेवराई श्रेणी, उसके बाद आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ती है। और ये वाला जो है आपका जीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 17 मार्च 2024 को जीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, कि यहाँ पे जो पूर्वी घाट में इनमें से पर्वत श्रेणी का कौन सा जो है वो सीरीज है, तो सीरीज भी पूछा जाता है जीपीएससी की जैसे एग्जाम में, ये ज्योग्राफी में पूछा गया था, और ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ से, तो ये हमको अभी भी याद है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को टैकल कीजिए, तैयारी कर लीजिए, तो आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बता दिया गया है। तो आई होप ये वाला क्लास आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत स्पीड से हम भागे हैं क्योंकि हमको 1 घंटा में कंप्लीट करना था, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से हम भागे हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अब छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग बार बार नए नए क्लास में पढ़ेंगे तो दिक्कत है ना भाई, तो एक ही क्लास में जितना हो सके उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़े हैं, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, तो हम लोग पढ़े कि जो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम लोग चर्चा किए, प्रायद्वीपीय भारत में भी हम लोग देख ले सबसे पहले क्या पढ़े सो। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का जो है हम लोग ये देखे, प्रायद्वीपीय भारत का इंट्रोडक्शन देखे, ये किसका भाग है वो देखे, सबसे पुराना भाग है वो देखे, प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग एग्जाम्पल देखे। ये आपका इधर हो गया, ये आपका पूर्वी घाट, इधर हो गया पश्चिमी घाट, बीच वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी जाने थे हम लोग। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इसको प्रायद्वीपीय भारत को जो है कई भागों में 2-3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बेसिकली। एक जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं मेघालय और कार्बी का पठार, इस वाले भाग को बोलते हैं दक्कन का पठार। फिर हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़े कि जो आपका मालवा का पठार है, जो को ये आप लोग हम लोग देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार, दंडकारनीय का पठार के बारे में पढ़े। फिर हम लोग मेघालय का पठार पढ़े, कार्बी एनालॉग का पठार के बारे में पढ़े, दक्कन का पठार पढ़े। दक्कन का पठार में ही हम लोग जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़े हम लोग, और इसके बारे में डिटेल से जाने। और इन सभी के बारे में जानने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा विंध्यन श्रेणी के बारे में जाने, मतलब कि ये भ्रंशोत्त पर्वत क्या होता है, भ्रंश घाटी कैसे बनता है, इन सभी के बारे में जो पढ़े। भ्रंशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है आपका विंध्यन और आपका है सतपुड़ा। तो पहले हम लोग विंध्यन के बारे में पढ़े, विंध्यन में कौन कौन सा आपका पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है उसके बारे में हम पढ़े, कि जैसे कि अगर हम लोग विंध्यन की बात करें तो विंध्यन में हम लोग पढ़े कि आपका भारवीर श्रेणी मिलता है, कैमूर श्रेणी मिलता है, पारसनाथ श्रेणी मिलता है, जो कि आपका राजस्थान के आपका चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। फिर हम लोग सतपुड़ा श्रेणी के बारे में जाने, और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में यहाँ जाने यहाँ पे कौन कौन सा नदी भ्रंश मतलब कि भ्रंश घाटी में ये बहता है, मतलब यहाँ पे कौन सा भ्रंश घाटी मिलता है और इस भ्रंश घाटी में कौन सा नदी बहता है वो सभी के बारे में जाने। और हम लोग जाने सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आपका राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ये सभी देखने को मिलती है, इन सभी के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग जो है वो पूर्वी घाट के बारे में पढ़े। तो यहाँ तक जो है हम लोग पूर्वी घाट को पढ़कर हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे एंड कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कल की क्लास में थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थार मरुस्थल को पढ़ने से पहले इससे संबंधित जो भी MCQ घटना चक्र के बुक में दिए हुए हैं
उन एमसीक्यू को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग थार मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा है, फैक्ट भी तैयार हो रहा है, और इसको आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट को इसी तरह आप क्लासेस के थ्रू करते चले जाइए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसको आपको केवल याद रखना है और कंटेंट को आप बढ़ाते चले जाइए, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये वाला सब कुछ जो है टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।